मित्रों नमस्कार। मैं पुनः एक बार भाई देवगरे अपने YouTube चैनल सड़े तोड़ पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों आज का विषय है, क्या अग्निवीर ही भारत को अंतिम अग्नि देंगे। एक गंभीर विषय है। इस अग्निवीर की वजह से भारत के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को कैसी क्षति हो सकती है, इसका ये कड़ी दर कड़ी एक एक परत में खोलते जाता हूँ। और ये बहुत ही विदारक और बहुत ही गहन विषय है। यदि भारत सरकार ने इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की तो यह सनातन धर्म समाप्त करने के साथ साथ संपूर्ण भारत का खात्मा भी इन अग्निवीरों से हो सकता है। आखिर तक देखिए, कड़ी दर कड़ी एक एक इसकी मैं परत खोलते जाता हूँ। मित्रों, दुनिया की सबसे छोटी लड़ाई जिसने एक हफ्ते के अंदर अंदर 15 अगस्त 2021 काबुल को परास्त किया, उसके एक हफ्ते अंदर अंदर सारी अफगानी सेना ने तालिबान के सामने समर्पण कर दिया और सारा के सारा अफगानिस्तान तालिबान के अंतर्गत हो गया। कैसे हो गया? फरवरी 2020 तालिबान और अमेरिका के बीच में अफगानिस्तान में शांति प्रस्तावित करने के लिए एक समझौता होता है। समझौते के तहत तालिबान कहता है कि अमेरिका एक साल के अंदर अंदर अफगानिस्तान छोड़ के चला जाए। अमेरिका भी इसे मान्य करता है और एक साल के बाद जुलाई 2021 अमेरिका का खुफिया संगठन CIA सर्वश्रुत करता है कि जुलाई आखिर तक काबुल बचाना मुश्किल है। मित्रों, ऐसा एक साल में क्या हो गया कि जहां शांति समझौता अफगानिस्तान के लिए होने वाला था, उसके जगह आज अमेरिका खुफिया संगठन CIA कहता है कि काबुल बचाना जुलाई अंत तक मुश्किल है। ऐसा क्या हो गया? अमेरिका ने हमेशा अफगानिस्तान की फौज को सशक्त बनाने के लिए वक्त जैसा जैसा लगता है फौज में काफ़ी अफगानी भर्ती की है। अफगानी भर्ती करने के बाद अमेरिका आश्वस्त था कि अफगान सैन्य, अफगान फौज अभी सबल सशक्त हो गई है जो तालिबान को टक्कर दे सके। मगर वास्तव में क्या हुआ था? वास्तव में अमेरिका के साथ में बहुत बड़ा खेला खेला गया। कैसे? अफगानिस्तान सशक्तिकरण को जब जब भी फौज भर्ती करी गई, उस वक्त अफगानी लोगों की भर्ती न होते हुए तालिबान ने अपने फौजी लड़ाके उसमें भर्ती कर दिए। अब जब बात चली थी अफगानिस्तान और तालिबान की युद्ध की, तो मजे की बात यह है मित्रों कि अफगानिस्तान के सेना में आधे से ज्यादा लड़ाके तालिबानी लड़ाके थे जो तालिबान की तरफ से लड़ने वाले थे। इसका परिणाम स्वरूप तुमको क्या मिला? सामने है दुनिया की सबसे छोटी लड़ाई। मित्रों, दुनिया की सबसे छोटी लड़ाई, तालिबान के लड़ाके अमेरिका के पैसे से ट्रेनिंग वगैरह सब लेके, जो तालिबान सिर्फ AK-47 चलाने तक सीमित था, उसको अमेरिका के सारे अद्ययावत शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण अमेरिका के पैसे ने दिया। वो लड़ाके तैयार हुए अफगानिस्तान के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। वो तैयार हुए, वो अमेरिका के पैसे से तैयार हुए। स्टाइफंड मिल रहा है, नौकरी का पैसा मिल रहा है, मंथली पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, पगार मिल रहा है। और अमेरिका किसके लिए तैयार कर रहा था?
जिस अफगानिस्तान को बचाने के लिए अरबों खरबों डॉलर उसने पानी जैसे बहाए, वो अरबों खरबों डॉलर से अफगानिस्तान की कब्र खोदने के लिए अमेरिका ने पैसा खर्च किया। कैसे? तो अफगानिस्तान के फौज में तालिबान फौजी शामिल हो गए और अमेरिका को कानो कान खबर नहीं कि ये लोग क्या करने वाले हैं। जब वास्तव में लड़ाई का मौका आया तब क्या हुआ? तब अफगानिस्तान फौज ने समर्पण कर दिया। अब पता है, तालिबान को पता है कि अमेरिका का सैन्य अभ्यास कैसा रहता है, अमेरिका के प्लस पॉइंट कौन से है, अमेरिका के माइनस पॉइंट कौन से है। यह कहां से पता चला? अमेरिका ने खुद उनको प्रशिक्षित किया। यह बहुत भयंकर और विदारक है। इतना ही नहीं तो अमेरिका की अफगानिस्तान की फौज को सशक्त करने की जो मुहिम थी वो मिसफायर कर गई, वो बैकफायर कर गई और अफगानिस्तान सिर्फ हफ्ते भर में तालिबान के कब्जे पे आ गया। बहुत बहुत दुख से कहना पड़ता है कि जिस मोटो से अमेरिका आई थी वो उसका सफल नहीं हुआ। अब इस कड़ी को हम लोग अग्निपथ योजना में कैसे जोड़ेंगे? अग्निपथ योजना जहां से सारे अग्निवीर निकलते हैं। मित्रों, अग्निपथ योजना के फायदे गिनाने की कोई जरूरत नहीं है, ढेर सारे फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं, जिसकी वजह से संपूर्ण भारत में एक राष्ट्रवादी राष्ट्र प्रेमी लहर दौड़ सकती है। हमेशा आर्म फोर्सेस का एक एक्सटेंडेड हैंड करके अग्निवीरों को उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन इस बात में ट्विस्ट तब आया जब एक मुल्ला ने कहा, एक मौलवी ने कहा कि अग्निपथ योजना में मुसलमानों को जल्द से जल्द भर्ती होना चाहिए। मित्रों, इस्राएल देश 56 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ इकलौता इस्राएल राष्ट्र, जो सबको 10 कोसों दूर रखता है, जिसका खौफ सारे मुस्लिम देशों में है। सारे मुस्लिम देश एक होके इस्राएल को खत्म करना चाहते हैं, फिर भी अकेला इस्राएल राष्ट्र छाती ठोक सीना तान अभी भी खड़ा है और डंके की चोट पे बताता है कि हाँ, पंगा लेना हो तो आ जाओ, मैं तैयार हूं। कैसे? इसका कारण है उसकी दो खुफिया तंत्र संगठन, एक मोसाद, दूसरा शिन बेट। मोसाद सबको पता है, मोसाद क्या करता है सबको पता है, मगर शिन बेट ये जो संगठन है, आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से रखा हुआ ये संगठन है, जो इस्राएल की पूरी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इसका काम करने का तरीका क्या है? मित्रों, बहुत सारे कामों में से इसका मुख्य एक काम जो है वो है कि हर एक देश में जाने का, उनका आर्मी का, संगठन का, फौज का विश्वास संपादन करने का और उनके फौज में भर्ती होने का। भर्ती होने के बाद में जितनी सारी खुफिया जानकारी है वो इस्राएल को मुहैया कराने का। सबसे मजे की बात मित्रों, आज तक शिनबेट मतलब ISA, इस्राएल सिक्योरिटी एजेंसी, बेटर वे नोन एज शाबाक। शाबाक मतलब इनका लोगो है मगेन वेलो येरे, मतलब एन अनसीन शील्ड, जो शील्ड जो दिखाई नहीं देती। मजे की बात यह है कि शिनबेट इतने सारे कंट्रीज में फैला हुआ होने के बावजूद, हर एक सेना में इनके आदमी होने के बावजूद, इनका एक भी बंदा पकड़ा नहीं गया। यह आज तक का रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड क्यों है? क्योंकि इजराइल मानता है कि फौज में एक भी मुसलमान रखने के लायक नहीं है, वो रखता नहीं है। उनका अपने अपने उसूल होते हैं। उसमें से एक उसूल है इजराइल का
कि उनके फौज में एक भी मुसलमान व्यक्ति नहीं रहता। अब इस बात का क्या कनेक्शन है कि इस्राएल अपने फौज में मुसलमान किसी को भी रखता नहीं है? इस पर से याद आया, हमीद अंसारी भारत के राजदूत जब ईरान में गए थे, तब उन्होंने रॉ के कई सारे अधिकारी, कई सारे काम करने वाले हमारे भारत के लोग ही मरवा दिए थे। ऐसा रॉ के मिस्टर सूद, इनका आरोप हमीद अंसारी पर है। मुझे ताज्जुब है कि आज तक भारत सरकार ने इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया और इसका संज्ञान लेते हुए इस बात पर केस क्यों नहीं करी। यह एक बहुत बड़ा अपराध है। अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश का राजदूत करके जाना और अपने ही खुफिया तंत्र को तीसरे देश में जाके एक्सपोज करके अपने ही लोगों को मरवाना, ये एज गुड एज नरसंहार कहलाता है। लेकिन आज तक भारतीय केंद्र सरकार ने हमीद अंसारी पर इस बात पर एक्शन क्यों नहीं ली, ये एक अचरज की बात है। चलो अब अगली कड़ी की ओर चलते हैं। अगली कड़ी है राहुल गांधी। राहुल गांधी आजकल बड़े जोर शोर से, बड़े ताव में, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कहते हैं कि भैया अगले इलेक्शन में हम तुमको गुजरात हराने वाले हैं। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया मित्रों? ये कॉन्फिडेंस आया उनको पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल जो कि घुसपैठी है, रोहिंग्या मुसलमानों का हब बन चुका है। रोज हजारों की तादाद में मुस्लिम रोहिंग्या घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल उनको चाहिए उस हिसाब से भारत के कागजात मुहैया करा रही है और भारत में एक तरह से जो आबादी बढ़ रही है वो अनैसर्गिक तरीके से बढ़ रही है। नैसर्गिक तरीके से आबादी नहीं बढ़ रही है। ये सारी आबादी जो बढ़ रही है वो घुसपैठियों की वजह से बढ़ रही है और इन घुसपैठियों को पूरे भारत में बढ़िया तरीके से प्रस्थापित करने का काम पश्चिम बंगाल से हो रहा है। और यही वजह है कि राहुल गांधी आज बड़े कॉन्फिडेंस में बैठे हुए हैं। कॉन्फिडेंस भी कैसा? तो रायबरेली में आज तक तकरीबन 20,000 रोहिंग्या मुसलमानी घुसपैठियों की एंट्री हो चुकी है, जो अभी रायबरेली में आके रहने नहीं लगे हैं, लेकिन उनकी एंट्रीज वहां पर हो चुकी है। इसका मतलब इलेक्शन के समय ये लोग आएंगे, वोट देके राहुल गांधी को जिताएंगे। प्रजातंत्र को खतरा इस रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों की तरफ से अब तैयार हो चुका है। जो भी तुम्हारे कैलकुलेशंस है वो सारे कैलकुलेशंस इस तरीके से चलने वाले नहीं है। प्रजातंत्र को यह सीधा सीधा खतरा है। इसका संज्ञान भी केंद्र सरकार ने लेना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। अच्छा, बात यहीं तक खत्म होती है क्या? नहीं, इनके जो कागजात अब रायबरेली के बनाए हुए हैं, इन रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों के कागजात अब हिंदू नाम से भी बनाए गए हुए हैं। तकरीबन 8,000 एंट्रीज जो है, 8,000 कागजात रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों के हैं, वो हिंदू नाम से है, ताकि आगे चलकर इनकी पहचान छुपाई जा सके और इनको अग्निपथ योजना में भर्ती कराया जा सके। ये लोग यदि अग्निपथ योजना में भी हिंदू नाम से भर्ती होते हैं तो विचार करो मित्रों कि अगला होने वाला जो युद्ध होगा वो कैसा भीषण होगा। ये लोग सारे हिंदू फौज के, भारत के फौज के सारे राज जान चुके होंगे। भारतीय फौज को टक्कर कैसे देना, इनके प्लस पॉइंट कौन से, माइनस पॉइंट कौन से और सोचने का तरीका कौन सा, ये सारी खुफिया जानकारी ये लोग जान चुके होंगे। और हम जो चाहते हैं कि हमारे आर्म फोर्सेस का एक एक्सटेंडेड हैंड करके अग्निपथ सामने आए, राष्ट्र की विचारधारा को सामने बढ़ाए, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवादी बने, तो ये सारे इसको हम लोग एक तरीके से जो चीज़ें तालिबान के साथ हुई,
जो तालिबान ने अंदर घुस के अफगानिस्तान के साथ किया, वही चीज़ आज ये रोहिंग्या घुसपैठिए मुसलमान हमारे अग्निपथ योजना में अंदर आकर काम करेंगे। ये एक बहुत विचित्र ऐसा षड्यंत्र उजागर यदि होता है किसी युद्ध के समय मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब 1965 में जब युद्ध की स्थिति आई थी, तब हमारे इसमें मुसलमान रेजिमेंट थी जिसने 30,000 लोग अपने ही शस्त्र लेके, भारत के शस्त्र लेके पाकिस्तान के पाले में चले गए थे। ऐसा लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में हुआ है, ऐसा एक सुना है, क्योंकि महात्मा गांधी ने इस चीज़ को सार्वजनिक नहीं होने दिया, ऐसी एक मान्यता है। तो ऐसी यदि स्थिति भारत के साथ में होती है और अपने ही फौज के विरुद्ध, अपने ही फौज के खिलाफ यदि अग्निपथ वाले सारे के सारे रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए लड़ाकू खड़े होते हैं, तो यह स्थिति कितनी विदारक होगी, सनातन धर्म को भी कितना बड़ा खतरा होगा, यह सिर्फ सोचकर ही आदमी थर्राता है। मित्रों, क्या हमारे पैसे से तालिबान जैसे लड़ाके तो हम लोग अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित नहीं कर रहे? क्या शिनबेट की तरह रोहिंग्या मुसलमान लड़ाके घुसपैठिए भारत के अग्निपथ योजना का सारा खर्चा जो भारत उठाएगा और फिर ये लोग भारत के खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे? ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी। गंभीर विचार करने वाली परिस्थिति है। खैर, इस पोस्ट के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, इस क्लिप के द्वारा मैं भारत सरकार को कुछ निम्न सवाल पूछना चाहता हूं। कृपया सारे भारत की तरफ से मैं यह प्रश्न उनको पूछ रहा हूं। पश्चिम बंगाल से रोजाना हजारों घुसपैठिया भारत में आते हैं, बाकायदा भारत के कागजात मुहैया कराते हैं और भारत के ही खिलाफ ये लोग साजिश रचेंगे। इस पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना अभी तक कार्यान्वित की है? भारत सरकार का पश्चिम बंगाल के प्रति इतना नरम रवैया क्यों है कि जब परिस्थिति राष्ट्रपति शासन लागू कराने की हो, फिर भी भारत सरकार राष्ट्रपति शासन लागू कराने के लिए डरती है? दूसरा सवाल मेरा, भारत सरकार जो अभी तक फर्जी दस्तावेज बने हैं, कुछ मुसलमानों के नाम से बने हैं, जितने घुसपैठिए आए मुसलमानी, उनके जो कागजात बने मुसलमान नाम से बने, अब हिंदू नाम से भी बन रहे हैं। परिस्थिति बहुत भयंकर करते जा रहे हैं ये लोग। तो भारत सरकार इनके कागजात कैसे पकड़ेगी? इसमें से हिंदू कौन, मुसलमान कौन, ये कैसे पहचानेंगे? ये मेरा दूसरा सवाल है। मित्रों, फर्जी कागजदारी लोगों को भारत सरकार कैसे पकड़ती है, ये मेरा मुख्य मुद्दा है और इनको वापस भी भेजना है। भले ही हमारी सुप्रीम कोर्ट बहुत बार भारत के खिलाफ निर्णय देती है, न्याय नहीं देती, निर्णय देती है, तो उसको भी निपटने की तैयारी भारत सरकार ने रखना चाहिए। क्या मुसलमानों पर जैसी कार्रवाई इस्राएल देश करता है और चीन करता है, क्या ऐसे देशों से भारत कभी सबक लेगा? ये मेरा सवाल है। मेरे माध्यम से, इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं ये सारे सवाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की तरफ ये सारे सवाल रखता हूं और इस पर उपाय क्या? अग्निपथ योजना में यदि रोहिंग्या घुसपैठिए मुसलमान यदि शामिल होते हैं तो इस पर अंतिम जालिम उपाय क्या? वरना यह अग्निवीर ही भारत को अंतिम अग्नि देने में कामयाब होंगे। यह पूछकर आज का वीडियो मित्रों मैं यही विराम देता हूं। अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना।
और ये सारा वायरल करना ताकि ये सारी चीजें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचे। इतना बोलकर आज यही विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों।